प्रोफाइल अगर देखोगे तो बहुत बड़ा प्रोफाइल, मेरे प्रोफाइल को आप देखेंगे, आपके हाथ में बहुत बड़ा प्रोफाइल है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। यूएनओ को मैं एड्रेस कर चुका हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैं एड्रेस कर चुका हूं, कनाडा पार्लियामेंट को मैं एड्रेस कर चुका हूं, वैंकूवर कनाडा में मैं एड्रेस कर चुका हूं, न्यूयॉर्क को मैं एड्रेस कर चुका हूं, कॉन्सुलेट जनरल में मैं एड्रेस कर चुका हूं। पूरे वर्ल्ड में अगर आप इसमें देखेंगे बहुत कुछ मेरा होमवर्क है। पूरा एक पैर मेरा इंडिया में रहता है, दूसरा पैर कहां रहता है मुझे खुद नहीं पता। पूरा मान है, सम्मान है। ग्रांट प्लेस में आप बैठे होइए, एक बैठने की बाबा साहब ने जमीन दे दी, घर परिवार भी बाबा साहब के आशीर्वाद से आपकी शुभकामना करते हैं। लेकिन अगर सरवाइव करना है सम्मान के साथ में, तो समाज की एकता एकजुटता आज हम सबकी आवश्यकता बन गई है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। मैं अभी टोरंटो बुलाया, पिछले साल मुझे बुलाया गया मलेशिया में। मलेशिया के प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन मनाया, मुझे बुलाया गया। मुझे तब बड़ा ऐसा लगा कि बाबा साहब का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे सिर पर है। बाबा साहब के दो पोते वहां मौजूद थे, भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र अम्बेडकर। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने केक काटा बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां, करीब 1000 डेलीगेट्स जो वर्ल्ड के थे, उनमें से केपी चौधरी जी को बुलाया गया और प्रधानमंत्री ने केपी चौधरी जी का हाथ पकड़ा और मेरे हाथ से प्रधानमंत्री मलेशिया ने बाबा साहब अम्बेडकर। उससे पिछले साल मुझे न्यूयॉर्क में बुलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक रोड का नामकरण हुआ। हजारों डेलीगेट पूरे वर्ल्ड के थे और उसमें 3 आदमी छाटे गए। वहां में जो न्यूयॉर्क सिटी का मतलब है सबसे बड़ा नंबर 1 कंट्री है अमेरिका आज के डेट। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो रोड का नामकरण हुआ, तो वहां की न्यूयॉर्क की मेयर जूली वॉन और आईएफएस अधिकारी जो कॉन्सुलेट जनरल थे भारत के न्यूयॉर्क में, रणधीर जायसवाल जो इस समय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हैं, और तीसरा आदमी समाज की तरफ से केपी चौधरी जी को बुलाया गया कि आप बहुत सम्मान बाबा साहब, बहुत लोग सोच रहे, मिनिस्टर भी नहीं सोच सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, वो नहीं सोच, बहुत बड़ा सम्मान मिल गया बाबा साहब। लेकिन भारत की जातिगत व्यवस्था इतनी मजबूत है, भारत का जातिगत सिस्टम इतना टिपिकल है कि उस सिस्टम को डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति भी भेद पड़ा, और उसको ये कहना पड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू रह करके मैं बरोबर। ये बात को समझ में आई नहीं? ये कहा डॉक्टर अम्बेडकर जी। अभी टोरंटो के अंदर पिछले दिनों पूरे विश्व के लोगों ने जाति मुक्त विश्व की स्थापना का एक अधिवेशन किया, उसमें हमें भी मौका दिया। अब मौके में वहां जो हमने रखा, क्योंकि वो जब तक, क्योंकि मैं कागज देता हूं तो कागज आदमी ले जाता है, और घरवाली सुबह को इसी में कागज में रोटी लपेट के देती है या डस्टबिन में चला जाता है, कोई पढ़ता तो है नहीं। 100% मेरा सर्वे है, कोई कागज दे दो, आप दे दो, अभिवादी दे दो, कोई नहीं पढ़ता कागज। लेकिन मैं इसलिए इसका रास्ता निकाला, कागज दो, इन्हें पढ़ के सुनाओ कि हुआ क्या। टोरंटो के अंदर पूरे विश्व के करीब 1000 डेलीगेट्स इकट्ठे हुए और जाति मुक्त विश्व की स्थापना कैसे, उस पर चिंतन मंथन हुआ, और उसमें मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया। बात समझ में आई? अब मैंने जो बोला दुनिया के पटल पर, यानी अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो मैंने अपना संबोधन किया, मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे सुनिए। क्या था? लास्ट के पेज है, 4 पेज निकाल लीजिएगा, लास्ट के 4 पेज, चौथा पेज लो, लास्ट से चौथा पेज, सबसे लास्ट में चौथा पेज ले लो। उसमें लिखा केपी चौधरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का ब्राम्पटन कनाडा में 25 से 27 मई 2025 को जाति मुक्त विश्व सम्मेलन 2025 में संबोधन। निकाल लिया? मिल गया नहीं मिला? मिल गया। अब इसे आप सुनना, समझने की कोशिश करना। जय भीम नवोदय, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। कनाडा की इस ऐतिहासिक धरती ब्राम्पटन में सहयात्रा इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस के तत्वाधान में आज कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जाति मुक्त विश्व सम्मेलन 2025 में उपस्थित दुनिया के कोने कोने से आए समाज के सभी प्रबुद्ध भाइयों और बहनों को जय भीम नवोदय। आज के इस महत्वपूर्ण जाति मुक्त विश्व सम्मेलन 2025 में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं सहयात्रा इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस के पदाधिकारियों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं केपी चौधरी बोल रहा हूं, मैं केपी चौधरी बोल रहा हूं। आया हूं ऐसे देश से
जो हरा भरा है जातिवाद से, जिसके गोदाम भरे हैं जातिवाद से, जिसकी हवाओं में जातिवाद, जिसके संस्थानों में जातिवाद, इस जातिवाद से मुक्ति के लिए तथा भारत के शोषितों के भविष्य को संवारने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति ही नहीं। जाति क्यों छूटे और कैसे छूटे, क्यों का सवाल हिंदू से है कि वह जाति क्यों छोड़े। हिंदू जाति इसलिए नहीं छोड़ सकता कि उसे जाति का सीधा सीधा लाभ मिलता है। उसके जीवन में जाति एक उपहार की तरह है जो उसे जीवन भर लाभ देती है। ऐसे में जातिवादी हिंदू से उम्मीद करना कि वह जाति मिटाने में दलितों को सहयोग करेगा अत्यंत मूर्खतापूर्ण उम्मीद है। हाँ, जाति की तख्ती गले में डालकर जातिवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में भाग लेता रहेगा, लेकिन कभी जाति की छोड़ेगा नहीं मरते दम तक। धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन भारत में इसका उपयोग धंधे के रूप में किया जाता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं क्या बोला। धर्म किसका विषय? आस्था का। भारत में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धंधे के रूप में किया जाता है। धर्म एक धंधा है। कितने लोग सहमत हैं? भारत में धर्म एक धंधा है। धर्म एक आस्था का विषय, लेकिन भारत में इसका उपयोग धंधे के रूप में किया जाता है और जातिवाद इसका लाभांश है, इंटरेस्ट है, और धंधे का लाभांश कोई नहीं छोड़ता। अब सवाल यह कि जाति कैसे छूटे। दलितों ने जाति से छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय किए, उनमें से सबसे प्रमुख है धर्म परिवर्तन। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भारत में धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। कारण है भारत के मूल में जाति है। यहाँ बहुत से धर्म विभिन्न सोच के साथ पनपे, बाहर से आए। सभी सबसे नवीन धर्म है सिख धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इत्यादि, लेकिन कोई भी जातिवाद से अपने आप को मुक्त नहीं रख सका। आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक है सामाजिक भ्रष्टाचार। आर्थिक भ्रष्टाचार आदमी की जेब पर प्रहार करता है, जबकि सामाजिक भ्रष्टाचार आदमी के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार करने वाले सामान्य जाति के लोगों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, न्यायपालिका में व्याप्त जातिगत भ्रष्टाचार के चलते इनमें से अधिकतर लोग बिना सजा के छूट जाते हैं। जातिगत भेदभाव का जीता जागता उदाहरण भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के अभी हाल ही में उनके गृह राज्य महाराष्ट्र के दौरे के रूप में उनके प्रोटोकॉल को उपलब्ध न कराने के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह मुद्दा प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं, बल्कि यह जातिगत भेदभाव एवं सामंतवाद है। जातिगत भेदभाव एवं सामंतवाद। इसके साथ ही जातिगत भेदभाव की एक और जीती जाती मिसाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ से घटित हुई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को न लगने के रूप में देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैत साहब जो दलित समाज से आते हैं के आदेश के बावजूद भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लग सकी और प्रतिमा को वापस करवा दिया गया। ये लोग कितने लोग जानते हैं? सही बात है, गलत है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति दलित समाज से आती है। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनुसूचित जाति दलित समाज से आते हैं। भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बुद्धिस्ट जो अनुसूचित जनजाति दलित समाज से आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई अनुसूचित जाति दलित समाज से आते हैं। इसके बावजूद भी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का न्याय के मंदिर अर्थात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में न लगने देना जातिगत विद्वेष की पराकाष्ठा है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें चाहे किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण के मामलों में पूरी तरह उदासीन और नेगेटिव हैं। सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण का कोई एजेंडा ही नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो दोषी को जब सजा नहीं मिलती तो उसका हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो खुलेआम अत्याचार एवं अन्याय करता है और देश का पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान सरकारों के शासनकाल में भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर जातिगत आधार पर मारपीट, बलात्कार, हत्याओं जैसे अत्याचारों की बाढ़ आ गई। ऐसी प्लान प्राइवेट प्लान जिसका विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास को ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान किया गया था। देश के वित्त मंत्री जब भारत का बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण हेतु इनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना अनिवार्य होगा। लेकिन जातिगत सिस्टम इस देश में इतना मजबूत है कि इस बजट का एक भी पैसा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण पर खर्च नहीं किया जाता तथा इसका दुरुपयोग सरकार द्वारा अन्य मदों में किया जाता है। भारत जातिगत व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। भारत जातिगत व्यवस्था की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसमें जातिगत भेदभाव को सुनिश्चित तरीके से स्थापित किया गया है। भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है तथा जातिगत व्यवस्था हिंदू धर्म की एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। इसलिए भारत जातिवाद का एकमात्र निर्यातक देश है। दुनिया में अगर कोई भी जाति पहुंची है तो भारत आपको आप इसका उत्पादक के रूप में देख सकते हैं। भारत को जाति मुक्त किए बिना विश्व को जाति मुक्त किया जाना असंभव है, अकाल्पनिक है। भारत का हिंदू सवर्ण समाज जो भी व्यक्ति दुनिया के जिस कोने में गया वह भारत से जातिवाद को बोरों में भरकर ले गया।
और उसने अपनी पूरी क्षमता से जातिवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैलाने का असंभव प्रयास किया। इस विराट समस्या को समाधान हेतु विश्व के अनेक देशों में जैसे ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका के सियाटल स्टेट आदि में कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आर्थिक एवं सामाजिक असमता अपनी चरम सीमा पर है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों स्तंभ में घोर जातिवाद है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों के कारण भारत की विधायिका में 25% आरक्षण लागू है, लोकसभा विधानसभा में। इसी तरह इसी आरक्षण के आधार पर भारत की संसद में हर 5 वर्ष बाद 131 सांसद आरक्षित से चुनकर आते हैं, जिनके कंधों पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये सभी सांसद जो कानून बनाने की महान संस्था लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनका अपने समाज के लोगों की वोट लेकर संसद में जाने के अलावा कोई कार्य नहीं होता। अपने समाज के लोगों के दुखों परेशानियों की आवाज उठाने के स्थान पर ये लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों के आदेशों की पालन करते हैं तथा समाज के लोगों की समस्याओं को उठाने अथवा उनका समाधान करने के स्थान पर समाज से दूरी बनाकर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समस्या से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि पूना पैक्ट के माध्यम से जातिवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने दलितों का अधिकार भी उनसे छीन लिया। आजादी के 76 सालों में कार्यपालिका में दलितों का कुछ प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी कार्यपालिका का व्यवहार घोर जातिवादी है। कार्यपालिका पर जातिवादी लोगों का सब कुछ कब्जा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत में सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जाति समाज के लोगों के लिए 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था सरकार की नौकरियों में जो की गई थी पूरी तरह हो गई है, क्योंकि भारत में सरकारी क्षेत्र प्राय समाप्ति की ओर है, तो सरकारी विभागों में निजीकरण करके सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त कर दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए संविधान में संशोधन कर इस क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत देश में पैदा होने वाले रोजगारों में अनुसूचित जाति जनजाति दलित समाज के लोगों की भागीदारी ना के बराबर हो चली है। न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का प्रतिशत 0 के बराबर है, इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग छोटे मोटे अपराधों में वर्षों में जेल में सड़ते हैं तब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तथा भारत की जेलें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से आज पूरी देश भरी पड़ी है। संक्षिप्त में कहा जाए कि भारत की जातिगत व्यवस्था बड़ी मजबूत है और इसको इतने सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है कि इसको भेदना दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भी मुश्किल हो गया तथा उनको यह कहना पड़ा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन शब्दों का उल्लेख करना जरूरी हो गया है कि धर्म मनुष्य के लिए कमीज की तरह है जिसे जब चाहे बदल सकता है, लेकिन जाति उसकी खाद की तरह है जो उसे जन्म से प्राप्त होती है, जीवन भर उसके शरीर से चिपकी रहती है, मृत्यु पर उसके शरीर के साथ ही चलती है। आज विश्व के स्तर पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय जाति मुक्त सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों के सम्मुख में निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक भारत की जातिगत व्यवस्था जिंदा है, विश्व स्तर पर जाति मुक्त विश्व की कल्पना करना काल्पनिक होगा। आओ विश्व के कोने कोने से आए हमारे सभी प्रतिनिधि मिलकर इस समस्या का अस्थायी समाधान खोजकर पूरे विश्व को जाति मुक्त बनाने का संकल्प लें। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का एक मार्ग जो हमें बौद्ध धर्म के रूप में लेकर जाता है सुझाया, लेकिन हमने उसे अपनाने में कोताही बरती और लगातार अन्याय अत्याचार झेल रहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भारत में जातिवाद का एक दंश एक गंभीर एवं जटिल समस्या बनकर एक नासूर के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसका अंत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए बौद्ध धर्म को अपना करके ही हो सकता है। आओ चलते हैं 2 कदम जातिवाद के खात्मे की ओर। आओ चलते हैं 2 कदम जातिवाद के खात्मे की ओर, तीसरी आजादी की ओर। भारत में पहली आजादी लड़ी गई 1857 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए लड़ी गई। दूसरी आजादी लड़ी गई 1947 में, इसमें देश को सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन आज भी भारत की बहुत बड़ी आबादी सामाजिक रूप से गुलाम और जातिगत भेदभाव का शिकार है। फिर हम क्यों ना चाहे आजादी, तीसरी आजादी सामाजिक आजादी, तीसरी आजादी आर्थिक आजादी, तीसरी आजादी सांस्कृतिक आजादी, सामाजिक क्रांति की ओर, वैचारिक क्रांति की ओर, नीली क्रांति की ओर। जय भीम, जय भारत। अब ये संबोधन कहाँ हुआ? कनाडा के लोग, पूरे विश्व के लोग। आपने सुना नहीं, देखा नहीं, आपने सुना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको इस संबोधन कितना फील किया? हाथ उठा के कितना? ये भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज की जो पिक्चर है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल में रखी गई, आप लोग से कितना? अब इसको रखने की क्षमता और हिम्मत, रखने की क्षमता भी हो और हिम्मत भी हो। बात सही है गलत? नहीं, सही बात कहना भी आज की डेट में चुनौती है। नहीं या तो आज की डेट में फटाफट ऐसी हो रहा है। इसके लिए जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पीछे समाज खड़ा है, सरकार 20 बार सोचती है कि भाई नहीं, नेपाल की सरकार क्यों बदली? नेपाल की सरकार क्यों बदली? समाज सड़क पे आ गए थे, ये बात सही है। वहां की सरकार क्यों बदली? मुजीबुर रहमान के पुतले क्यों तोड़ दिए गए, स्टैच्यू क्यों तोड़ दी गई? बांग्लादेश समाज जाग गया, समाज इकट्ठा हो। अरे सही है ना? बिल्कुल सही।
श्रीलंका में क्यों बगावत हुई, क्यों वहां की सरकार बनी, आना चाहिए, क्योंकि वहां समझता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जागो, पढ़ो, इस महापुरुष को पढ़ो। यही है जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली, मैं गरीबी की रेखा से ऊपर आया, और आपकी इसी वजह से गरीबी रेखा। इसी पढ़वा बोलने में कई बार दिक्कत होती है, लेकिन समझाने के लिए। एक बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, वो मंदिर में ले गया, बापू उसने कहा हनुमान चालीसा पढ़ तू, पक्की नौकरी लग जाए। अब वो सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़े। अब एक आदमी मिल गया धन सिंह जैसा कि बेटा कैसा चल रहा है, बस दिन रात हनुमान चालीसा में लगा पड़ा। कह रहे यार इसे छोड़, तू ये मैं किताब दे रहा हूँ, ये पढ़ ले, ये बैंक की किताब है, इसे पढ़ ले तू बेटा। 3 महीने पढ़ी, नौकरी लगी। तो नौकरी काहे मिलेगी, कंपटीशन की किताबों से या बोलो? कितनों के घर में भगवान है, हाथ तो नहीं उठवाऊंगा, कितनों के हाथ में अंगूठी है पत्थर की, हाथ उठवाने में कोई फायदा नहीं जाता, उसी कितने हाथों में वो बंधे हुए क्या नाम है। आप समझिए बात, मैं समझा नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, रिकॉर्ड बात, मैं एक सामाजिक परिवर्तन में लीडर हुई नहीं। लीडर होता तो इसका किराया लगाता, पैसे लेते घर में, आपसे लेता पैसे, नीचे 2 लोग उनके पैसे लेता, दिन में होता 50,000 डेली कमाता अगर लीडर होता तो। लीडर जो रिफॉर्मर हूं, इसलिए कहता चाय भी पियो, पानी पियो, मीटिंग भी करो, ये तुम्हारा है। ये फर्क है एक डॉक्टर अम्बेडकर में और नेता में, यही फर्क है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया लिया कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है उसको जो मिला किसी को नहीं मिला। रामविलास पासवान परमानेंट मिनिस्टर, हमारे जगजीवन राम परमानेंट मिनिस्टर, बात गलत तो नहीं करा, बिल्कुल सही। हमारे सुशील कुमार सिंह गृह मंत्री, चीफ मिनिस्टर, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बिना कुछ बने आज की डेट में भी दुनिया के प्रथम नागरिक इसलिए हैं, सबसे बड़े दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति आज इसलिए हैं कि उन्होंने क्या किया, प्यार करो एक दूसरे को, एक दूसरे को सहयोग करो। देखो बहुत छोटी बात है, बहुत बढ़िया, ये हाथ है ना, ये हाथ जब ऐसे होता है तो बड़ा आनंद होता है, और जब ऐसे होता है तो बड़ा दर्द होता है। इतना तो फर्क है इसमें। देखिए इसको पलटने में कितनी देर लगती है, ऐसे अब तो ऐसे ना हाथ बोले भाई क्या चाहिए आपको, हाँ ठीक है चलो भाई दोस्त, बुलाता है ट्रांसफर, चलो डन, आपका क्या है डिप्लोमेट हो गया, चलो और बताइए आप मेरे को, हाँ ठीक, चलो ठीक है दे दो, ये ऐसे हो गया आप हाथ। और इसका उल्टा जब होता है ना भाई साहब, आप जब हाथ निकले भाई साहब यार कोई मदद, तो उस समय आप बेचारे हो जाते। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन भर हाथ ऐसे रहा, देते रहे, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर। अब आप अपनी तुलना करो कि आपका हाथ ऐसे है या ऐसे, कितना का फर्क है। कुछ चीजें मैं इस्तेमाल करता हूं हिंदुओं सीख करके समझाने की, कैसे किसी का हक मत खाओ, हक खाओगे तो दिक्कत ना हो। जब श्री कृष्ण और सुदामा गए जंगल में लकड़ी तोड़ने, तो माँ ने चने बांध के दे दिए दोनों के लिए, और रास्ते में सुदामा सारे चने खा गया। जब कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने कहा भैया चने कर भैया, रास्ते में घर गए। तो सुदामा पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, श्री कृष्ण भगवान बन गया, जैसा बताया जा रहा है। ये बस किसी का हक मत खाओ, मत खाओ, सहयोग कर दो, आनंद आएगा। और अगर गलत तरीके से कोई चीज आपने प्राप्त कर ली ना, तो उसकी कीमत आपको और मुझको चुकानी ही पड़ेगी। कई बार दिखता है, कई बार नहीं। हमारे एक मित्र बहुत बड़े उद्योगपति बन गए दुबई में, बहुत बड़े, उनका अपना हेलीकॉप्टर सिस्टम, परिवार में 3 आदमी, बहुत बड़ा आलिशान महल, बहुत बड़ा कारोबार। अचानक की पत्नी की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के लेके जाते हैं, 1 हफ्ते का समय भाई सेवा का, लास्ट स्टेज पर चली। 1 हफ्ते बाद पत्नी चली गई। बेटे ने कहा मेरा मन नहीं लगता पापा जी, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। बेटे ने सुसाइड कर दिया। अब वो हेलीकॉप्टर भी और कारोबार भी और कोठी भी, समझिए क्या हुआ उसका, कहां चली गई, सब खत्म हो गया ना। तो पलक झपकते कहते ना लोग, पलक झपकते ही बहुत कुछ बदलता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपने समाज के लिए ईमानदार हो जाओ, अपने समाज के साथ सहयोगी दृष्टिकोण रखो, एक दूसरे की बुराई की जगह उनकी प्रशंसा करने। गांव में अगर किसी की लड़की चली जाती है, किसी लड़के, हम तफरी लेते हैं कि फलाने ढक्कन की उसकी सब कुछ, उसकी क्या नाम है, हरपाल की लड़की भागी है। अबे हरपाल की लड़की नहीं भागी, समाज की लड़की भागी है, पूरे समाज की बदनामी है। बेवकूफ, तू हंस रहा है और दारू पिला रहा है खुशी में, कह आजा आजा आजा। कितनी नासमझ समाज है ये, ना समझिए नहीं। वो लड़की समाज की है भाई। मुजफ्फरनगर में एक जाट समाज की बेटी को मुसलमान के लड़के ने सिर्फ छेड़ा था,
पूरा मुजफ्फरनगर जल के राख हो गया छेड़ने पर, या समाज की बेटियों के साथ रोज रेप हो रहे हैं, उन्हीं की चुन्नियों से गला घोट कर उनको मारा जा रहा है, उसी चुन्नी से पेड़ पर उसको टांग दिया जाता है और पुलिस अफसर आकर बोलता है कि लड़की का चाल चलन नहीं ठीक था, ये सुसाइड का केस बंद हो जाता है। उसके साथ बलात्कार इसलिए हो रहा है कि उसके साथ उसका समाज नहीं खड़ा हुआ, वो मुजफ्फरनगर में जाट की जो बेटी थी उसके साथ उसका समाज खड़ा हुआ था, इसलिए पूरा मुजफ्फरनगर मिल गया। कब बदलोगे यार अपनी सोच किया, कब बदलोगे, कब बदलोगे? नहीं, बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए, बुराई बंद होनी चाहिए, सहयोग बढ़ना चाहिए। अरे गलत से हमें तो देश का सिस्टम ही मार रहा है भैया, फिर भी हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं भाई? अरे देश का सिस्टम हमें मार रहा नहीं मार रहा? भाई साहब तुम कितने भी किसी के साथ दोस्ती कर लेना, जब तक तुम उसकी जरूरत में शामिल हो तब तक तुम उसके भाई और दोस्त हो। जिस दिन उससे अपना काम बता के देख लेना, अगर ना तुम्हें लात मार दे तो मेरे पास आ जाना। कोई भारत का ऐसा कोई जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं बना जो ईमानदार सलूक के प्रति डेवलपमेंट की सोच रखता हो, कोई रखता। जातिवाद उस हद तक है कि जिसका अंदाजा नहीं है हम सब। इसलिए मैं कह रहा हूं भला हो तत्कालीन प्रधानमंत्रियों का, जिन्होंने किसी इंप्रेशन में होकर के देश का राष्ट्रीयकरण कर दिया, रिजर्वेशन लागू हो गया, ये नौकरी मिल गई। आज 40 लाख लोगों में 34 लाख लोग बाहर हो गए। क्या सरकार का एजेंडा है? क्या सरकार का एजेंडा है आपको? अगर नील क्षेत्र लाना ही था तो नील क्षेत्र में एक लाइन का आरक्षण कानून बनाने का, कानून बना करके नील क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करने में एक घंटा लगता है। लगता नहीं लगता? अरे लगता नहीं लगता? क्यों? अभी राष्ट्रीय आयोग का चेयरमैन बनाया गया है मकवाना साहब, उन्होंने अभी एक जारी किया चेकलिस्ट, 18 पॉइंट दी। शेड्यूल कास्ट के लोगों की ग्रीवेंसेस तब एंटरटेन होंगी जब वो इस पैरामीटर में फिट होता है। विजिलेंस केस हम टेकअप नहीं करेंगे, कैट वाले मामले टेकअप नहीं करेंगे जब तक जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगाओगे, तब तक एंटरटेन। अरे भाई तुम कौन होते हो जाति का प्रमाण पत्र लगाने वाले? नहीं मिस्टर चेयरमैन, इस लेटर को वापस करो। शेड्यूल कास्ट का बर्थ राइट है, तुम्हें इसलिए यहाँ बैठाया गया है, तुम्हें इसलिए तनख्वाह दी जा रही है, तुम्हें इसलिए कैबिनेट मंत्री बनाया गया है एलआईसी कमीशन के चेयरमैन के रूप में। क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्याओं को न केवल सुनेंगे, उन पर एक्शन करके उनको न्याय दिलाने का। क्या तमाशा है? मानते हो जो कुछ मिला था छिल रहा है? कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं। कितने लोग मानते हो कुछ मिल रहा है छिल गया है? अरे मगर सही है, सही है। जब छिल रहा है तो भाई तुम सोते रहोगे जब तक बच्चा रोता नहीं। दुनिया में माँ का बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना है। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। ये बात है। जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपनी बात उठाओगे नहीं, अपनी एकता दिखाओगे नहीं, तब तक बहुत तुम्हारे लिए मेरे लिए सोचने बैठा है। बोलो ऐसे ही करते। जब तक अम्बेडकरवादी लोगों को आप लोकसभा में भेजने के संकल्प, भाई आज के डेट में तो जो एमपी बनते जा रहे हैं वो उनकी पार्टी के बाउंडेड लेवल हैं। पार्टी के, वो पार्टी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। मैं पूछता हूं पार्टी की बात है, समाज की कोई बात कर रहा है क्या? जब तक समाज की बात करने वाले लोगों को लोकसभा में, विधानसभा में नहीं भेजोगे, तब तक आने वाला समय अब समाज की बात सुनकर। तो आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोगों को 2:30 बजे तो भोजन करना था और मेरा संबोधन ज्यादा लंबा हो गया, तो मैं आप लोगों को पहले तो इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज कार्यक्रम में इकट्ठा हुए। भले ही आज एग्जाम थे, जो भी था, उसके बाद भी पूरा तो पीछे तक भर गया पूरा। तो आप सोच रहे थे देर से आए, देर से आए, तुरंत टाइम पर आए, कुछ आए। लेकिन चलिए, आप आगे से जब भी हरिद्वार की बुलाएं, एनसीपी बुलाएं, भारी संख्या में आओ। ये बहुत ईमानदार कार्य करता है, ये बहुत सच्चे कार्य करता है। मैं तो 40 साल से देख रहा। महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, एलाइजेशन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए समता सेंटर का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बनाया गया जो अभी जो मैंने कहा कि जाति मुक्त विश्व जो अपना संगठन बना है, इसका मैं भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, एशिया का मैं प्रभारी और साथ साथ इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन इस संगठन का। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और एक पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। मेरी बात समझे बात है? तो मेरा कहने का मतलब, मुझे तो बाबा साहब का बड़ा प्रेम और बड़ा आशीर्वाद मिला और मैं आप लोगों को साथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक अकेला चना भाग नहीं फूट सकता। समाज में हम सबकी आवश्यकता है, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। 2 चीजें हमारे पास में हैं। एक इकाई के रूप में जब धन सिंह जी बुलाएं, हरिद्वार जी बुलाएं, जरूर आओ मीटिंग में। और जो बाबा साहब ने ये आपको वेतन दिया है, मुझे वेतन दिया है, इसमें से कुछ अंशदान निकाल करके आर्थिक सहयोग के लिए संगठन को चलाने के लिए हमारे पास 2 चीज के अलावा हम जब इकट्ठे होंगे
गांव में 10 आदमी बैठ करके अगर चाय पी ले तो गांव में चर्चा हो जाती है, क्या बात है, अरे पूछने लोग जनरल वाले, अरे भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। इसी दफ्तर में इनकी सीट पर, हरिवाल की सीट पर 10 आदमी चाय पी रहे तो उस दफ्तर में शुरू हो जाए कहानी, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, ये बात सही गलत है। तो आपके इकट्ठा होने में इस देश के हिंदूवाद को, जातिवाद को खतरा होता है, और आपके बिखरने में हिंदूवाद और जातिवाद जो है पूरा फैलता है। तो आपको करना क्या चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ भलाई करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मैं आज इस बैठक में हमारे धन सिंह जी ने निवेदन किया, हालांकि मेरा प्रोग्राम तो आज बाहर का था कहीं किसी का। अच्छा, मेरा प्रोग्राम तो ऐसा है कि पता नहीं, प्रोग्राम पूरे ऐसे लगे हुए हैं, कहाँ के प्रोग्राम है समझ बात था। कल मेरा कलकत्ता का प्रोग्राम है मेरा, समझ बात था। अगले फिर कहाँ अमरावती, महाराष्ट्र का, पूरे देश में समझे ऐसे प्रोग्राम है, आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन आज इनका अनुरोध था कि नहीं सर आप प्रोग्राम को चेंज करिए, तो हमने उसकी डेट चेंज की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे इंडियन बैंक के साथ आप यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने इस संगठन को एक ताकत देने का काम किया है। आज